इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है जो आए दिन इंडियन स्टूडेंट्स की जान ले रहा है। छात्र ने आग कर ली और बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। ये मासूम परीक्षा के नंबरों के आगे जिंदगी हार बड़ी खबर कोटा में एक और छात्र ने लगाकर सुसाइड कर लिया। पिता की मौत के 13 दिन बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया। नोट में सुभाष ने अपने पिता को लिखा कि सॉरी पापा, मैं थानेदार नहीं बन पाऊंगा। और फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर मन में पलता खौफ नए उम्र के लड़के लड़कियों को बेमौत मार रहा है, उनकी जान ले रहा है। अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है। हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा। जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। पता है मुझे इस सिस्टम की सबसे बुरी बात क्या लगती है? यही कि यह सिस्टम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज और हुनर को आइडेंटिफाई किए बिना सभी स्टूडेंट्स को एक ही रेस में भागने के लिए फोर्स करता है। अगर आप इस रेस को भाग पाए तो आप इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल है, अदरवाइज यू आर कंसिडर एज ए फेलियर। अमेरिका में आज 50 लाख से अधिक लोग अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजते हैं, खासकर टीचर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि सिस्टम कितना हिला हुआ है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उसी सिस्टम ने आज लाखों युवाओं की जिंदगियों के साथ खेला है और पूरे देश को इस कदर बेरोजगारी की ओर धकेला है कि जिससे उबरने के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट हर दिन 27,000 जॉब्स प्रोड्यूस करे, तब भी अगले 15 साल तक इस देश से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगी। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और रोजगार पाने वाले स्टूडेंट्स के बीच? कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप होता जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। आप बस बने रहिए एंड तक। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। I hate education. हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. दुनिया के बाकी देशों के लिए कहा जाता है कि उन देशों ने समय के साथ सभ्यता, खेतीबाड़ी और पशुपालन करना सीखा और फिर जाकर उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस महसूस हुई। लेकिन इसमें भी खास बात यह थी कि दुनिया ने ये बातें भारत से ही सीखी थी और इसका प्रमाण नालंदा और तक्षशिला जैसी प्राचीन यूनिवर्सिटीज से मिलता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्राचीन काल से एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ प्राचीन काल से गुरुकुल शिक्षा प्रचलन में थी और जिसे बाद में जाकर कई विकसित देशों ने अपनाया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तब भारत के लिए एजुकेशन का मतलब ही चेंज हो गया था। ब्रिटिशर्स ने अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बताते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया, जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड मकाउले को सौंपी गई थी। और फिर इस तरह से शुरुआत हुई एक ट्रैप की, जिसे आप इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुन सकते हैं। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals एंड इन इंटेलेक्ट। तो यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अंग्रेजों को कोई स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए होते थे, बस उन्हें अपने काम निकलवाने के लिए क्लेरिकल वर्क कर सके ऐसे नौकर चाहिए थे। इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव किए जहाँ क्रिएटिव, इनोवेटिव और आर्ट और स्मार्ट माइंड की कोई जगह नहीं थी। बस जो लोग उनके द्वारा पढ़ाई और सिखाई हुई इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद कर सकते थे, उन्हें अच्छी डिग्रीज और ग्रेड्स मिलती थी और उन्हीं लोगों को यहाँ पर जॉब ऑफर की जाती थी। इसके जस्ट अपोजिट हमारे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों की शिक्षा और ज्ञान का मूल्यांकन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉलेज और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर होता था। उन्हें पहले प्रॉब्लम्स दी जाती थी और उन्हें उनका सॉल्यूशन खुद फाइंड करना पड़ता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अलग अलग परीक्षाएं भी पास करनी पड़ती थी। लेकिन अंग्रेजों के इस एजुकेशन सिस्टम में न किसी स्किल की जरूरत थी और न किसी स्किल्ड पर्सन की। इस एजुकेशन सिस्टम में बस जरूरत थी तो बस अच्छी याददाश्त की। और यही वजह है कि आज आजादी के बाद भी भारत में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। आज भी हर बच्चे का मूल्यांकन ग्रेड्स के बेस पर होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट और लाइफ में कुछ करने लायक है, वरना आप पूरी लाइफ एक डफोर कंसीडर किए जाएंगे। क्या कोई मार्क्स और ग्रेड्स के बेसिस पर एक इंसान की काबिलियत का अंदाजा लगा सकता है? लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही करता है और आज भी हम इंडियंस उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इंडिया आज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होने के बावजूद बेरोजगारी के मामले में चरम पर है और हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और कई स्टूडेंट अपनी जान तक ले रहे हैं।
यही वजह है कि आज का युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हुआ पड़ा है और इसी वजह से हर साल जब कोई वैकेंसी निकलती है तो बेरोजगारों का एक मेला लगता है। क्या सच में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने बुरे रिजल्ट दे रहा है? क्या सच में हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप हो रहा है? ये तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवियों का ये सवाल होता है कि जो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव कर पाते हैं, तो क्या उन पर इस एजुकेशन सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस एजुकेशन सिस्टम के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, जैसे किसी में रट्टा मारने की स्किल्स अच्छी होती है तो किसी की मेमोरी पावर अच्छी होती है, तो वे लोग इस ट्रैप में रहकर भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कोई और किस्म का हुनर रखते हैं, जैसे आर्ट्स, डांसिंग, स्पोर्ट्स और गेमिंग, तो उन्हें ये एजुकेशन सिस्टम एज ए फेलियर कंसिडर करता है। जैसे श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो मैथ्स के जीनियस थे, लेकिन वो हर बार इंग्लिश में फेल हो जाते थे, तो इसकी वजह से उन्हें एज ए फेलियर ही कंसिडर किया गया। और यही होता है आज के हर एक स्टूडेंट के साथ। नीट और IIT JEE में लाखों फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजार पदों पर ही सिलेक्शन होता है, और बाकी जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं उन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम और समाज फेलियर की नजर से देखता है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन एग्जाम को अटेम्प्ट करना और इनकी तैयारी करना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट इसके काबिल होते हैं लेकिन कम पदों के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो उन स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वे अपने आप को एज ए फेलियर देखने लगते हैं, और यही पास्ट उन्हें जिंदगी भर घेरे रखता है और फ्यूचर में कुछ भी अलग करने से रोकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कमियां तो है, और पहली बात, इसे डिजाइन करने वाले का पर्पज ही अलग था। वो चाहते ही नहीं थे कि स्मार्ट लोग उनके सिस्टम में आए और उनके रास्ते का कांटा बने। उनका पर्पज बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें बस पढ़े लिखे मजदूर चाहिए थे जो उनके यहाँ ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और आर्मी के लिए सैलरी बेस पर वर्क कर सके और इंडियन कम्युनिटी को कंट्रोल करने, मैनेज करने में उनकी हेल्प कर सके, और इन्हीं लोगों की हेल्प से वो भारत पर इतने सालों तक रूल कर पाए। इसलिए दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या दिया है इस सिस्टम ने हमें, जिस सिस्टम को हम सालों से गर्व के साथ फॉलो करते आ रहे हैं, न चाहते हुए भी एक के बाद एक बुक्स और नोट्स को रटते चले जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमारा हाथ क्या लग रहा है? स्ट्रेस, बेरोजगारी और कुछ भी नहीं। और यही हालत आज हर इंडियन मिडिल क्लास पर्सन की है। कई इंडियन पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग को लगाकर अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल्स में पढ़ाया, बड़ी बड़ी डिग्रीज दिलवाई, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि वे अपना खर्चा तक नहीं उठा पाते। आज के लगभग 99% यूथ की जिंदगी की वाट लगी पड़ी है। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए कि कैसे भी करके कोई हमें यहाँ अपने काम पर रख ले और एक ठीक ठाक सैलरी पे कर दे, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी होगी अगर इन सभी परेशानियों को खत्म करना है तो, कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो, बल्कि मैं आपको सच्चाई से सामना कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सालों से इस टॉपिक पर बहस होती आई है, कई जिम्मेदार लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन स्टिल आज अंग्रेजों के देश छोड़ने के 75 साल बाद भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम के जाल में फंसे हैं और अपने हाथ पांव मार रहे हैं, कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से बदलाव और सुधार होने चाहिए कि स्टूडेंट्स के फर्स्ट लर्निंग फेज में, यानी क्लास 1 से लेकर 12th तक, उनकी फंडामेंटल स्किल्स एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट पर वर्क किया जाना चाहिए। अगर आप उन्हें हिटलर और कनाडा के क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उन्हें इस फेज में स्किलफुल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रीजन है जिसके कारण आज हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। यूथ के पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज के तौर पर दिखाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीज और सर्टिफिकेट तो है, बट प्रैक्टिकल स्किल्स के तौर पर उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है। और यही मेन रीजन है कि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद भी हमारे देश में स्टूडेंट्स की हालत कुछ इस तरह से है कि एक चपरासी की जॉब के लिए भी देश की बड़ी आबादी हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। इसके अलावा इसी फेज में उन स्टूडेंट्स को अपने कल्चर और हिस्ट्री के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को सिखाना भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि A+B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को रटाया जाए। इसके अलावा इसी फेज में उन्हें डेली लाइफ में काम आने वाली स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स सिखाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पज यही होना चाहिए कि वे स्टूडेंट्स को सिर्फ जानकारी देने के बजाय उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स और मूल्य को सिखाए। अगर हमारे सिस्टम में ये चेंजेस नहीं हो पाते हैं तो फिर आप कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कुछ जरूर स्टेप आप जान लीजिए। नंबर 1, वर्क ऑन योर पैशन। स्टूडेंट्स स्कूल्स वाले रूटीन से बाहर निकलकर अपने इंटरेस्ट को जाने, नई नई चीजें सीखे, कई तरह की एक्टिविटीज में शामिल हुए। आप देखिए कि क्या है जो आपको बहुत पसंद आता है और ऐसा क्या है जिसे आप बाकी लोगों की तुलना में कई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। असल में जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तब आपके पास बहुत कम समय
होता है और जो भी आप लाइफ में करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए फर्स्ट फेज में स्टूडेंट्स को अपने आप को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, जहां आपके पास अपनी पढ़ाई और अपने करियर के अलावा ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और नई करियर का प्रेशर होता है, क्योंकि इस फेज में गलतियां की भी जा सकती हैं और उन्हें सुधारा भी जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, डांस, सिंगिंग, ड्राइंग या राइटिंग में अच्छे हो, तो आज के ऑनलाइन मीडियम का बेनिफिट लेते हुए अपने हुनर को प्रेजेंट करना सीखे। इसके अलावा अगर आप सेम सिलेबस को रटने के लिए हजारों रुपए देकर कोचिंग्स में जाते हैं, तो इसकी बजाय आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत करें और कोचिंग के पैसों से अपने लिए ऐसा मेंटर चुने जो आपको गाइड कर सके, आपकी लाइफ, आपके करियर और आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प भी कर सके। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स और गवर्नमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स के द्वारा अप्लाई किए जा सकते हैं इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास इससे बेहतर उपाय हैं जो कि होंगे ही, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं CS राउत विदा लेता हूँ आपसे, जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वैल्यूएबल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।